हाँ जी। कैरोप्रैक्टिक जो कैरोप्रैक्टिक थ्योरी है, थेरेपी है, कैरोप्रैक्टर का मतलब है वन हु मैनिपुलेट द डिस्क वर्टेब्रास ऑफ द स्पाइन, ही इज कॉल्ड कैरोप्रैक्टर। तो कैरोप्रैक्टर, जो कैरोप्रैक्टिक थ्योरी वर्ल्ड वाइड चलती है, जितने भी अपने बड़े मुल्क हैं उनमें, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें कैरोप्रैक्टिक है, लेकिन कोई भी वर्ल्ड में कोई भी स्पाइन के ऊपर ग्रैंड ऑर्गन्स को ठीक करने के लिए कोई काम नहीं करता। सिर्फ कहाँ कितना देखते हैं कैरोप्रैक्टर, सिर्फ यही देखते हैं कि फलाने को ये यहाँ दर्द है, उसको ऐसा दबा दें, उसको ऐसा कर दें, तो सिर्फ दर्द के लिए करते हैं, ना कि ग्लैंड ऑर्गन्स का काम करते हैं। लेकिन मेरा भगवान की दया से मेरा ये 35-40 साल का ये तजर्बा है कि अगर स्पाइन से हम किसी ग्लैंड ऑर्गन्स को जो अंडर वर्किंग है या ओवर वर्किंग है, वो तब तक ठीक नहीं होगा जब तक हम स्पाइन से उसको उसका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से मैनुअली ठीक नहीं करेंगे, तब तक वो ग्लैंड ऑर्गन नॉर्मल नहीं होता। तो उसमें मैं सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि जैसे पीछे C1 to C8, T1 to T12, उसके बाद L1 to L5, उसके बाद S1 to S5-6, वो सारे जितने भी वर्टेब्रास हैं, वो हर वर्टेब्रा का अलग-अलग ग्लैंड ऑर्गन को सप्लाई जाती है। अगर वो जो डिस्क वर्टेब्रा अगर डिसलोकेट हो गई, या तो अंदर चले गई या बाहर निकल गई, तो उस ग्लैंड ऑर्गन की वो माल फंक्शनिंग हो जाती है। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि जैसे समझो कि किसी की किडनी खराब हो गई, या जैसे किसी को डायबिटीज़ हो गई, तो डायबिटीज़ अगर T7 है, मतलब थोरोसिस का 7 नंबर वर्टेब्रा है, वो अगर अंदर चला गया तो उसका जो सप्लाई है वो हमारे पैनक्रियाज ग्लैंड को नहीं जाएगी पूरी। तो अंदर जाने से वो होगा, समझो उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसका इफेक्ट हो गया, तो उसका जो पैनक्रियाज है वो अंडर वर्किंग हो जाएगा। अंडर वर्किंग होने से उसको सप्लाई पूरी नहीं जाती है, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जैसे सबसे मेन चीज़ है कि उसका इंसुलिन बनना कम हो जाएगा, तो इंसुलिन बनना कम हो गया तो डायबिटिक हो जाएगा। मैं शॉर्ट में समझाता हूँ, उसका बहुत डिटेल में जाने से बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं जैसे T6 है, वो अगर अंदर चला गया तो हमारा स्टमक के एसिड्स सीक्रेट होने कम हो जाएंगे। T6 अंदर जाने से कम हो जाए, T6 बाहर निकल जाए, किसी भी बाहर या अंदर कैसे होते हैं, ऑकवर्डली पुश्ड और प्रेस्ड, मतलब ऑकवर्डली प्रेस पुश होने से, या उसका कोई एक्सीडेंटली या उसका रॉन्ग पोस्चर, अगर बहुत ज़्यादा देर हम रॉन्ग पोस्चर में बैठते रहेंगे, पोस्चर से भी हमारा डिस्क वर्टेब्रास अंदर हो जाता है या बाहर हो जाता है। तो उसलिए उसको हर ग्लैंड ऑर्गन को ठीक करने के लिए उसका और इनसे जो बीमारी होती है उसको लाइलाज बोलते हैं। जैसे मैं सबसे पहले C1 से लेता हूँ। C1 अगर अंदर चला गया है तो उसमें बीपी हाई हो जाएगा, अगर वो बाहर निकल गया है तो बीपी लो हो जाएगा। अगर उसका नर्वस सिस्टम को जो हमारा नर्व्स को जो सप्लाई जाती है, उससे गिड्डीनेस या वर्टिगो जिसको बोलते हैं कि चक्कर आना, मेरे पास ऐसे आए हैं कि जिनको 11 साल से चक्कर आते थे, उनको भी ठीक किया है भगवान की कृपा से। कोई ऐसी मर्ज, कोई ऐसी डिजीज नहीं है जिस किसी किस्म का पेशेंट मेरे पास नहीं आया। तो मेरा भगवान की दया से हर ग्लैंड, हर ऑर्गन के ऊपर मेरा भगवान ने दिया किया है कि हर तरह का पेशेंट आए उसको ठीक करके, मेरा एक्सपीरियंस भगवान की दया से हर ग्लैंड ऑर्गन के ऊपर है, ना कि किसी एक के ऊपर है।
तो उसी तरह जिसको जैसे एडिनॉइड्स बोलते हैं, किसी का नाक की हड्डी बढ़ गई है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कैरोप्रैक्टिक से ही ठीक होती हैं। जो जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, कैरोप्रैक्टिक ठीक होने से मतलब जो जिसकी नाक की हड्डी बढ़ जाती है, नाक से उसको सांस नहीं आता, उसको मुंह खोल के सांस लेते हैं, और ये ऐसी चीज़ों का यहाँ से C4-5 को साइड से दबा के उसको बाहर निकालने से म्यूकस बनना बंद होता है। नोज बोन एनलार्जमेंट जो है वो साथ ही साथ उसको ऐसा फील होता है कि हाँ मेरा तो नाक खुल गया, मेरे को तो सांस ठीक आने लग गया, और ये दोबारा नहीं होता। जो चीज़ें हम एडिनॉइड्स के लिए भी हमारा योगा में बोलते हैं, नेति कर लो, इसमें रस्सी डाल के ऐसे इसको घिसा दो और घिस जाएगा तो दोबारा फिर बनेगा। और एलोपैथी में बोलते हैं जी नाक की हड्डी ये काटनी पड़ेगी, तो काटने से 1 साल के अंदर दोबारा फिर हो जाएगा। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, ये अगर हमारा वहाँ से सेट करते हैं, ना म्यूकस बने, ना हड्डी बढ़े, ना उसका मतलब नाक ब्लॉक हो, तो उस तरह की चीज़ें, या जो जिसकी आवाज़ बंद हो गई है उसको हम C6 का दबा के, C6 को और 7 को दबाते हैं। 7-8 जो है, 7-8 और T1 जो है, उसके साथ में हमारा थायराइड, पैराथायराइड, अंडर वर्किंग या ओवर वर्किंग भी उसी से होता है। और जो अस्थमा है, T1 to T3 तक अगर अंदर चले जाएं तो अस्थमा होता है। T3 में अगर अंदर चला गया तो हार्ट रेट कम होता है, बाहर निकल गया तो हार्ट रेट ज़्यादा होता है। T4 का है तो उसका बाइल्स वगैरह का, मतलब हर ग्लैंड का, हर ऑर्गन का C1 to C8, T1 to T12, L1 to L5, S1 to S4, 5, 6, वो उसका जो ग्लैंड ऑर्गन को उसकी सप्लाई डिस्टर्ब हुई, डिस्टर्ब मीन्स या तो कम हो गई तो वो अंडर वर्किंग हो गया, अगर उसकी सप्लाई ज़्यादा हो गई तो ओवर वर्किंग हो गया। जैसे मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, जो बीपी हाई हो गया तो उसका T8 जो है वो बाहर निकल गया, उसका एड्रिनल ग्लैंड ओवर वर्किंग हो गया, तो ओवर वर्किंग होने से उसको अंदर दबाना पड़ेगा। अगर उसका अंदर चला गया तो अंडर वर्किंग होगा, तो उसका अपर बीपी जो है जो अपर बीपी है वो उसका लेवल से कम रहेगा, तो उसको डिप्रेशन होगा। तो ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए बोलते हैं कि इसकी तो अब दवाई नहीं है, इसका तो कोई ठीक नहीं होगा, तो वो चीज़ें स्पाइन से ठीक होती हैं, ना कि दवाइयों से होगी। कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। तो कायरोप्रैक्टिक में मूलतः हम समझ पाए आपसे, वो यही है कि जो स्पाइन की करीब 33 वर्टिब्रे हैं कुल मिला के, हाँ जी, उसको आप लोकेशन को वापस ठीक कर देते हैं। जैसे कि कोई वर्टिब्रे बाहर आ गया, तो उस ग्लैंड या उस सिस्टम को फ्लो ऑफ बायोइलेक्ट्रिकल फ्लोस ज़्यादा हो गया, उससे वो ओवरवर्किंग हो गया और वो बीमारी के रूप में परिलक्षित करने लग गया वहाँ पर, जी हाँ, जिसे डॉक्टर लाइलाज में कहते हैं। लेकिन आप अपनी थ्योरी से उस वर्टेब्रा को नीचे दबा देते हैं, तो फ्लो ऑफ एनर्जी नॉर्मल हो जाता है, वो व्यक्ति को कोई बीमारी रहती ही नहीं। जो कि साइंस में बहुत बड़ी चीज मान करके लोगों को या पेशेंट को डरा दिया जाता है, वो आपके यहाँ चंद मिनटों में या 2-3 की क्लासेस लेकर के उसमें भी कायरोप्रैक्टिस से ठीक हो जाता है। हाँ जी। तो कुल मिलाकर के जो हमें समझ में आया कि ये तो बहुत ही सुंदर, अद्भुत और इजीली समझे जाने वाली चीज़ है, जिसको हम प्रैक्टिस के द्वारा या आपके मार्गदर्शन में यदि हम ये क्लासेस लेते हैं, तो मुझे लगता है कि हम भी आप ही की तरह कायरो प्रैक्टिशनर बन सकते हैं बहुत कम समय में। और लोगों पर हम इसका इलाज आसानी से दिया जा सकता। और ये बात आपको माननी पड़ेगी कि ये साइंटिफिक है, ये कोई अट्टा सट्टा नहीं है, ये साइंटिफिक है। उसमें आप जाइए, स्पाइन के बारे में पढ़िए, ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़िए, उसमें सिंपैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक है, ये सारे हैं, लेकिन उसको ठीक करने के लिए यूज़ नहीं करते। उसी तरह अगर किसी ग्लैंड ऑर्गन से कोई किसी जगह का, किसी ग्लैंड ऑर्गन का करंट नहीं जा रहा है, वो उस करंट वहाँ नहीं पहुँच रहा है, तो उसमें पेन भी होती है,
ये नहीं है कि पेन मतलब उसका खाली अंडर वर्किंग ओवर वर्किंग है, उसमें पेन भी होती है। तो किसी ग्लैंड ऑर्गन में पेन होती है, जैसे जैसे अपेंडिक्स की पेन हो गई है, उसको लीवर की पेन हो गई है, किडनी में पेन हो रही है, और ये अंडर वर्किंग रहने से ही उसमें किसी में स्टोन हो गया, किसी में कुछ हो गया, वो उसके माल फंक्शनिंग इन द लॉन्ग रन होती है, ना कि एट वंस होती है। तो उसको भी हर चीज़ को हम किसी का ट्यूमर बना हुआ है तो उसको ट्यूमर को भी डिसॉल्व करते हैं, ना कि उसको काट के बोल दिया लो जी काट दिया। तो उसी जो काटते हैं उसको काटने वाले को ही बोलने से कि जी ये फिर तो नहीं बनेगा, वो बोलते ना भी ये फिर बन सकता है, उनको पता है कि हाँ ये दोबारा बन जाता है। इसलिए हमारा जो काम है वो ग्लैंड ऑर्गन को नॉर्मल करना है। नॉर्मल है, सिस्टम नॉर्मल है, तो उसके सिम्टम्स अपने से ठीक होंगे। बहुत सुंदर है कि हमें दवाइयाँ भी लेनी नहीं पड़ी, और कोई ज़्यादा शरीर में कोई ऑपरेशन के द्वारा या किसी भी अन्य थेरेपी के द्वारा हमने शरीर के अंग को भी क्षत विक्षत नहीं किया, और जो मरीज है वो हैप्पीली और शॉर्ट टाइम में कम खर्चे पर इस विधि के द्वारा वो अपने रोगों का इलाज कर सकता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके।